मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 26। अब आगे धीरे धीरे सभी जादू की कहानी और इतिहास के बारे में आचार्य जी से बातें और जानकारियां सुनने के बाद सब बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, जिसे महसूस कर अपनी कक्षा वहीं पर खत्म कर दी और सभी को आज हुई क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु और जादू मंत्र सभी मंत्र को अच्छे से अध्ययन करने को कहकर वह सब वहां से चले गए। पर जाने से पहले जिन सामान को वह लेकर आए थे उसे सामान को सभी को से वापस ले लिया। अपने अध्ययन कक्ष की तरफ चले गए। आरव, जो सुबह से परेशान हो चुका था कारण और माहेश्वरी के व्यवहार को देखकर पूरी कक्षा में आज वह मजबूरी में आचार्य जी का असिस्टेंट बनना पड़ा। भले उसे कुछ चीजों को छूने और जाने को बहुत अच्छा मौका मिला था, पर वह आचार्य जी के बोले हुए चीजों को करना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो वही आचार्य जी उसे बार बार अलग अलग चीजों को लाने, लिखने और दोहराने को कह रहे थे, जो आरव बहुत आराम से और संयम से कर भी रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक बेहोश हो चुका होता, क्योंकि आचार्य जी का तेज और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी, जिसका अभ्यास कमजोर जादूगर बहुत कमजोर पाते हैं। कक्षा में कुछ दूरी पर ही थे, पर आरव उसके पास उसके साथ ही खड़ा हुआ था। फिर उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसे एक अलग ही ऊर्जा का एहसास जरूर हुआ था। आचार्य जी भी थोड़े हैरान थे कि यह मामूली सा जादूगर उसके प्रभाव से अब तक कैसे अपनी जगह पर टिका हुआ है। उसने कई मंत्र को खुद से बोले थे और जागृत करते हुए भी दिखाए थे, जिसका अभाव पूरी कक्षा में फैल चुका था। और आरव, जो उसके साथ ही खड़ा हुआ था, उसे कोई फर्क न पड़ता देखकर वह थोड़ा हैरान था। जबकि जितने भी उसने ऐसे ही कक्षा दिए थे, उनमें से अधिकतर छात्र जो उसकी इस कक्ष को लेने में मदद करते हैं, वह अधिकतर बेहोश हो जाते थे या कुछ दिनों तक काफी कमजोर हो जाते थे, क्योंकि उनके आध्यात्मिक शक्तियां बहुत नियमित रह जाती थी। पर यहाँ तो आरव आराम से खड़ा हुआ, उसकी सभी बातें मान रहा था। ये सब सोचते हुए आचार्य जी अपने कक्ष में चले गए और सभी लड़कों से जमाने को उसके सही जगह पर रखने के बाद उसने एक बार सभी चीजों को चेक किया, फिर सबको जाने को कहा शिवाय आरव को छोड़कर, और जो जल्द से जल्द कारण और माहेश्वरी से बात करना चाहता था। आचार्य जी के रोकने से वह बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया, पर उसने अपने आप को संयम रखा और मुस्कुराते हुए आचार्य जी की तरफ देखने लगा। इस पर आचार्य जी उसके मन की बातों को समझते हुए कहने लगा, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। इसका जवाब तुम सत्संग दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम क्या सच में एक आम लड़के हो या किसी बहुत प्रभावशाली परिवार से आते हो? इतना सीधा सवाल आचार्य जी के मुंह से सुनकर आरव किसी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या। क्या इस आचार्य को उसकी दो जागृत शक्तियों के बारे में पता चल गया, या उसके बारे में सब जानता है? जब से आरव इस दुनिया में आया है, तब से उसे कहीं ना कहीं डायल लगा रहता था कि कहीं उसके बारे में किसी को पता है तो चल गया, पता तो नहीं चला है। पर यह इम्पॉसिबल था। फिर भी अगर कोई उसे सीधा सवाल करता था तो उसके मम्मी सिर्फ यही सवाल आते थे। उसके बदले हुए रंग देखकर आचार्य जी के चेहरे पर मुस्कान आती है और उसने कहा, मैं बहुत पुराना आचार्य हूँ। इस निकेतन के बहुत सारे लड़कों को मैंने विद्या दी है। अक्सर कुछ जादूगर अपनी खास तरह की जादू शक्तियां या अपनी शक्तियों को ज्यादातर छुपा कर ही रखते थे, ताकि सही समय पर आकर वह पूछ शक्तियों का फायदा उठा सके। उसकी बात सुनकर आरव बस कर हल्का सा हिला दिया। बाकी आचार्य आपकी तरह नहीं है ना आचार्य जी, इसलिए। ये सुनकर आचार्य की मुस्कुराहट दिए और सर हिलाकर उसे बाहर जाने को कह दिया। आरव वहां से तुरंत बाहर निकाल और गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, आरव बेटा, तुम्हें बचकर रहना होगा। यह आचार्य तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने मेरी सेटिंग के बारे में पहचान लिया, जैसे कि मैं बाकी लोगों के बारे में जानकर की तैयारी। उसके सामने वाले की शक्तियां कितनी है कल यहाँ से अच्छा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जान। पर यह आचार्य बहुत अलग थी और उनके पास बहुत अलग अलग तरह की चीज थी, पर इतनी बड़ी की सोच में उन सारी चीजों की सच्चाई छुपी छुपी छुपा ले। इसके बारे में मैंने उसे काली किताब से पढ़ा था। सच में ही दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कई रात चुके हैं इस शहर और इस निकेतन में। यहाँ के तो आचार्य के भी कई रंग हैं। करण और माहेश्वरी दोनों ही विद्या निकेतन के बगीचे पर बैठे हुए कुछ पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच अचानक से आरव आकर बैठ गया, जिसे उन दोनों ने देखा और फिर अपनी किताबों की तरफ और अपनी बातों में लग गए। उन्हें अपने आप को इग्नोर होता देख आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। ये पहली बार था कि ये दोनों भाई बहन उसे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। जब से वह इस दुनिया में आया है, तब से यही दोनों थे जो हमेशा उसके साथ रहे थे। पर अब जब ये दोनों उसे इग्नोर करके उससे कोई बात नहीं कर रही थी, तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत सारी चीजों को समझने के लिए कारण की जरूरत होती थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दोनों भाई बहनों से इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आरव में आखिर उन दोनों के बीच रखी मोती से किताब को छीन लिया और उन्हें देखकर गुस्से से कहने लगा, तुम दोनों को मैं आज सुबह से देख रहा हूं। तुम दोनों मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या किया है मैंने? और कारण तुमने तो कहा था ना कि तुम किसी भी हालत में मेरा साथ दोगे, तो अब क्या हुआ? जिस पर कारण और माहेश्वरी एक दूसरे को देखा, करण सर खुजलाते हुए कहने लगा, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? आप हमें अब तुमसे बात करना बंद किया है? जिस पर आरव अपने दोनों हाथ बांधे और उसे घूमते हुए देखते हुए कहा, तो अभी तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ?
हम इस किताब के बारे में और उसके मंत्र को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? जिस पर माहेश्वरी ने उन दोनों के बीच कहा, तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं ना बातें करने के लिए, तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत? हमने तो उनके पास जाना चाहिए। जैसे कल रात चले गए थे राजकुमारी काव्य के साथ फोटो, वैसे ही लोग तुम्हें पसंद आ रहे हैं ना? ये कहते हुए राजकुमारी काव्य के बारे में सोचकर माहेश्वरी ने अपनी नजरें फैली और उसके हाथ से किताब भी छीन ली। तब जाकर आरव को समझ आया कि माहेश्वरी उसे किस बात से नाराज है और वह इतने गुस्से से उसे क्यों देख रही है। आरव को बहुत हंसी आ रही थी। इतनी बुद्धिमान और प्रभावशाली लड़की जिसकी शक्तियां किसी भी प्रकार से काम नहीं है, मुझे ऐसी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकती है, ये सोचकर आप भी हैरान था। और साथ ही साथ कारण भी, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी बहन को इस तरह से हरकत करती कभी नहीं देखा था। बचपन से ही माहेश्वरी एक समझदार और सीरियस किस्म की लड़की रही है, उसे सिर्फ अपने खुद पर भरोसा रहता था, पर आज वह इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। वह तीनों आपस में बात कर रही थी कि तभी कुछ कदमों की आवाज सुनकर वह लोग उसे तरह देखने लगी। जहां एक तरफ राजकुमारी काव्य नील के साथ चलते हुए वहां आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिव और कुमार भी अपने हाथों में कुछ किताबें पड़े हुए वहां पर आ रहे थे। सभी को वहां जाकर एक साथ कारण से कुछ कहानी लगे, जिसके पास सब एक साथ चुप हो गए। तो वही माहेश्वरी घूर घूर कर करके आर को तो कभी राजकुमारी को देखने लगी। वही आरव अपना सर को खुजाते हुए अपने अगल बगल देखा फिर से और कुमार की तरफ इशारा करके कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी मेरे याद आ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो टकराया थे। मुझे सिर्फ इस पर कुमार ने मुंह बनाते हुए कहा, और इसलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। जब देखो तुम इधर उधर भागते दौड़ते ही रहते हो और हॉस्टल में आकर सीधा सो जाते हो। हमें आज से कक्षा के बारे में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम आचार्य जी के बहुत साथ खड़े थे और तुमने सारी चीज बहुत अच्छे से देखा और सुना है, तो क्या तुम हमें बता सकते हो एक बार फिर से सभी चीजों के बारे में? हम बहुत आखिर में खड़े थे। आरव कुछ कहता उससे पहले ही नील भी आगे जाकर कहने लगी, हम भी इसी बारे में बात करने आए थे। हम भी कुछ चीजों के बारे में सवाल पूछने की तुमसे, और आज भी कक्षा में कुछ चीजों के बारे में तुमने आचार्य जी से भी अच्छे जवाब दिया था। क्या तुम्हें उन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था? ये सुनकर आ रहा हूं। इधर उधर देखने लगा, फिर अपने बालों पर हाथ फिराने लगा, जिससे उसकी बंधा हुआ बाल खुल गया। इसके बाद उसके बाल चाहे उसके माथे पर फैल गए, जिससे वह अपने हाथों को अपने बालों में फिरने लगा और अपने बालों को समेटने लगा। उसे ऐसा करते देखकर सब उसी को देखने लग गई। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि सब उसे देखे बिना नहीं रह पाते थे, और ऊपर से उसके खुले बाल जो हवा में इधर उधर बिखेर चुके थे, उसके आंखों को और गहरा बना रहे थे। ये देखकर तुम माहेश्वरी का चेहरा ही लाल हो गया और उसने अपने हाथ में बांधा एक रबर बैंड निकालकर आरव के बालों को बहुत बेरहमी से पकड़कर बांध दिया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले गए। बाकी सब तो उसे देखते ही रह गए। उन सब में सबसे पहले होश कारण को आया और वह जमीन पर रखी किताबों को उठाकर आरव और अपनी बहन के पीछे भाग गया। उसे पता था गुस्से में माहेश्वरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए उसे डर था कि कहीं गुस्से में वह भारत को कुछ करना दे, और इस वक्त आरव से बहुत ज्यादा नाराज भी थी। वही पारस साम्राज्य में वह किताब यही तो था। कहाँ चला गया? 2 साल पहले मैंने उसे यही छोड़कर गया था, अब वह मुझे मिल नहीं रहा। वैभव महल के सबसे बड़े ग्रंथालय में सारी किताबें को इधर उधर ढूंढते हुए गुस्से में खुद ही खुद से बातें कर रहा था। उसके पीछे दोस्त सी भी उसकी मदद करते हुए सारे पुस्तकों को इधर उधर कर रहे थे। इसने बंद मत करके जाकर अच्छे से उन दोस्त से ना सैनिक को ग्रंथालय के बाहर जाने को कहा। जैसे ही ग्रंथालय का बड़ा सा दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही वैभव ने अपने चारों तरफ देखा। चारों तरफ कम से कम हजारों सैकड़ों लाखों की दबी रखे हुए थे। उन सभी किताबों को देखकर वैभव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ मंत्र गुदगुदाने लगा। जैसे जैसे उसकी मंत्र पूरी होने लगी, वैसे वैसे हाथों में एक सुनहरी रोशनी जागृत हो गई, जिसे देखते हुए वैभव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गया और वह अपने हाथों को ऊपर करके चारों तरफ उनकी किताबों पर उसे रोशनी को फैलने लगा। ऐसी उसने कई बार किया, फिर भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला। तो अंत में वैभव ने अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके एक बहुत ही बड़ा भाव सुनहरा गोल बनाकर उसे स्टूडेंट है लाइट के बीचों बीच एक बड़े से झूमर पर सारी रोशनी दिखे दी, जिससे पूरा ग्रंथालय प्रकाशित होता। उसे प्रकाश के बीच वैभव ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और वह पूरा ग्रंथालय में घूमने लगा। उसकी नजर चारों तरफ चारों कोनों पर थी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी, पर वैभव ने कोई ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ ग्रंथालय में किताबों को उलट पलट कर इधर उधर भी खेलते हुए उसे किताब को ढूंढने में लगा था। तभी उसका पैर लगड़ाते हुए कुर्सी पर लगा और वह जमीन पर धर्म से गिर गया। इसके बाद उसके ऊपर किताबों का एक लंबा चौड़ा सेल्फ गिर पड़ा और वह वहीं पर दब चुका था, जिससे उसके पैर पर गहरी चोट लग गई और वह उठ भी नहीं पा रहा था। अब वह रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। वैभव ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था और इतने टाइम समय से वह इस ग्रंथालय में चक्कर लगाते हुए पूरी तरह से थक चुका था। इसके कारण वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। उसने चिल्लाकर बाहर खड़े सैनिकों को बुलाया, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह कंट्रोल है एकदम साउंड प्रोग्राम, जहां से बाहर की आवाज ना तो अंदर आ सकती है, ना कि अंदर की आवाज बाहर जा सकती है। धीरे धीरे वैभव की आंखें बंद होने लगी और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, लेट गया। ये सारा नजारा एक गोल से आकर आईने में कोई शख्स देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके पीछे खड़ा सेक्स भी ये देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो क्या लगता है तुम्हें ये राजकुमार है जो करने की कोशिश कर रहा है उसमें ये कामयाब हो पाएगा?
मुझे नहीं लगता पहले इसके पास जरूर से ज्यादा शक्तियां हैं, पर इतना भी काफी नहीं है। हमारे बारिश और उत्तराधिकारी को मिलने वाली सारी शक्तियां बहुत ही उत्तम और अलग है। इस जैसे कई सारे जादूगर को वह बहुत आसानी से ही मार दे सकता है। हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तो मात्र एक प्यादा है या प्यादे के भेष में खेल रचने वाला शातिर इंसान। ये कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं। हम इस पर ज्यादा समय तक मजे भी नहीं रख सकते, नहीं तो इसे पता चलते देर नहीं लगेगी। और इस वक्त हमें सारी चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त आने पर हमें अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा और इस दुनिया के बचाने वाला वरिष्ठ थी। तब तक हमारे पास हमारा वरिष्ठ रुद्र है। सुना है वह अभी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। अकेले उसे भारत साम्राज्य के आसपास ही रहने को कहते दो, ताकि वक्त आने पर वह अपना वचन निभा सके। पीछे खड़ी शख्स में बस सर हिला दिया। कौन है ये अनजान शख्स? एपिसोड 27। विद्या निकेतन के सबसे बड़े बिल्डिंग के पीछे की तरफ माहेश्वरी आरव को खींचते हुए वहां पर ले आए और उसे दीवार पर धक्का देकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें साफ साफ सारी चीज बताएं और समझाए ना। मुझे किस बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा और किस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा दुखी होती हूँ, तो तुम क्यों मेरी बातों को समझते नहीं हो? हर बात वही पार्टी क्यों दोहराते रहते हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें किसी भी लकड़ी की करीब रहने या उससे बातें करने से, तो तुम क्यों हर वक्त लड़कियों से घिरे रहते हो? मुझे तुम्हारा ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारा वही साधारण सा और सीधा वाला आरव अच्छा लगता है। ये पर्सनैलिटी तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब से तुम्हारी शारीरिक रूप से बदलाव आए हैं तब से तुम सबके बीच एक अलग की तरह से नजर आते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं आ रहा हूँ। दीवार पर सेट कर खड़ा था। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि महेश आदमी गुस्से से अपने जादू का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बहुत ठंडा पानी फेंका था। उसके कारण उसके सभी पर पूरी तरह से गिला हो चुका है और वह ठंड से कभी भी कुल्फी बन सकता है। वह अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए मन ही मन कहने लगा, लड़की तो सच में बहुत बड़ी खतरनाक है। अगर उसने मेरे ऊपर आपके गले पर के होते तो मैं आपका जलकर राख हो चुका होता। बाप रे, इस लड़की को देखकर पहले कभी मुझे इतना डर नहीं लगा, पर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भगवान बचा लो मुझे। जैसे ही कारण वहां पर है, उसने देखा कि आ जाओ, बस ठंड में ठीक होकर खड़ा, सामने नहीं सोएगी, सारी बातें सुन रहा है। इस वक्त माहेश्वरी गुस्से में बहुत तेज चलना चलाए जा रही थी, पर लग रहा था ये देखकर कारण आरो के पास काला कलर का खूब निकालकर बहारों के ऊपर डाल दिया और महेश्वरी को किसी से चिल्लाते हुए उसकी गलती का एहसास करने लगा। जैसे महेश्वरी को एहसास हुआ कि और उसने देखा उसके सामने खड़ा आरव ठंडा से कंप रहा है, उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताकर वो बिना कुछ कहे चली गई। मेरी बहन है, उसकी कोई बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। वह हर बात तुम पर गुस्सा करती रहती है। हम यहाँ आए इतने दिन हो गए हैं क्योंकि महेश्वरी हमेशा गुस्सा करती रहती है। मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता और अपने काम के लिए आवाज में कैमरे का मैं उसकी बातें सुनता हूं, पर मुझे समझ ही नहीं आती और बाकी बचे बातें को मैं समझता ही नहीं। पर आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने मेरे ऊपर अपनी जादू का गलत इस्तेमाल किया। देखना, मैं उसकी शिकायत तुम्हारे पिता से करूंगा। दोनों बातें करते हुए छात्रावास की तरह चले गए और आरव ने जल्दी से अपना कपड़ा चेंज किया और वह कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ चलेगा। कैंटीन में खाना खाते हुए आप कारण को देखने लगा और उसे पूछने लगा, अब तो तुम मुझे बता सकते हो ना कि इतने समय से तुम और तुम्हारी बहन मुझे किस बात को लेकर नाराज थे? माहेश्वरी ने तो अपनी नाराजगी बता दे, क्यों, किस बारे में नाराज थी? तो तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे थे? कुछ बताओ। कि तुम मुझे उसकी बात सुनकर कारण इधर उधर देखने लगा, फिर कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं का किया है। मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगा? मैं तो बस मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए मैं कल रात को माहेश्वरी से तुम्हारे बारे में कुछ और जानने की कोशिश की, पर उसने उतना ही बताया जितना तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में। हर जब मैं तुम्हारे बारे में पता करने के बारे में माहेश्वरी से बातें की तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। ये कहकर आरव खुद सामने से आकर उसे खुद के बारे में और कुछ बताने को रहेगा तो वह उसके बारे में जो भी पता है वह सब उसे बता देगी। पर मुझे एक बात समझ आ गई, जितना तुम्हें और हमारे परिवार को माहेश्वरी ने तुम्हारे बारे में बताया है, नहीं महेश्वरी को भी पता है, क्योंकि इससे आगे वह कुछ बात भी नहीं पाती किसी को। यहाँ तक कि पिताजी और मन भी कई बार कोशिश किए थे, पर माहेश्वरी में नहीं उतना ही बताया जितना तुम और हम सब जानते हैं। पर उसकी शक्तियां बहुत जल्दी ही जागृत हो जाती है, इसलिए उससे गुस्सा दिलाने से पहले तुम कई बार सोच लेना। उसकी पूरी बात सुनकर रहा मैं। उसकी पूरी बातें सुनकर आर ने गहरी सांस ली और खाना खाते हुए कहने लगा, अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा अच्छी तरह से जागृत करना है। मेरी मेडिटेशन पावर बढ़ी है, पर अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही तत्व की शक्तियां और मंत्र के बारे में जाना और सीखा है, और उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से भी काबू में नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे सारी चीजों को एक किनारे कर अभी अपनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर मैं अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अच्छा जादूगर बन सकता हूं। और आचार्य जी ने भी मुझे यही कहा है कि मुझे अपनी कुछ शक्तियों को अच्छी तरह से अभ्यास करके छुपा कर रखना है, ताकि सही बताने पर मैं उसका फायदा उठा सकूं और सामने वालों को चौंक सकूं। क्या हम अब रात के वक्त की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं? मुझे युद्ध कला भी सीखनी है और इसका इस्तेमाल करके जादू को और भी अच्छी तरह से प्रभावशाली बनाना है, जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। करण सर हाँ में हिलाया और कहा। दूसरी तरफ जंगल के बीच इसी प्रकार का एक जगह भी बनाया गया है, जहां कुछ खास तरह के स्टूडेंट और हमारे आए कुछ लड़की वहां पर जाकर अपनी शक्तियां और ट्रेनिंग करते हैं।
पर मुझे लगता है हमें रात को नहीं जाकर सुबह जाना चाहिए, क्या तुम सुबह उठ पाओगे, करने मजाक करते हुए कहा तो आरव का मुंह बन गया। ग्रंथालय में राजकुमारी काव्य और कुछ विद्यालय की लड़कियां अलग अलग जवाब फेलकर कुछ किताबें ढूंढने लगी। काव्य की नजर एक किताब पर पड़ी जिसे मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ उसे किताब पर रखा, पर उससे पहले उसे किताब को किसी ने उठा लिया। काव्या में सामने देखा तो सामने राजकुमारी सिद्धि खड़ी थी जो किताब को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे वृद्धि राजकुमारी काव्य को देख रही थी। काव्य उन दोनों को देखकर किसी सच में पड़ गए कि वह इन दोनों को काफी अच्छे से जानती थी, यहाँ आने से पहले भी और अभी भी। उनकी नजर को पहचान कर सिद्धि ने राजकुमारी प्रार्थना को देखकर कहा वापस कर देंगे, पर काव्य में कहानी के पास आज ही चाहिए। कल इस किताब का मूल्य स्रोत वाली अध्ययन के बारे में आचार्य जी बताने वाले हैं। ये सुनकर रिद्धि सिद्धि ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए काव्य को देखने लगे। सिद्धि ने काव्य को देखकर कहा लगता है वक्त से पहले सारी चीजों की तैयारी करना तो मैं बहुत अच्छे से आता है। ये सुनकर काव्य को थोड़ा अजीब लगा, तो वही रिद्धि सिद्धि की आंखों में एक अलग ही नफरत भर लिए वह काव्य को देखने लगी। काव्या को भी उनके चेहरे के भाव देखकर कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वह सर झुकाकर वहां से चली गई। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये दोनों राजकुमारी जीत और अपनी मनमानी करने में सबसे आगे है। उसे जाते हुए देखकर रिद्धि सिद्धि ने अपना चेहरा फेर लिया। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें सीधे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम इस तरह से उदास मत हो, भले ही हमें सबूत नहीं मिले हैं, पर आरव भाई की कक्षा से हमें जो पत्र मिला और जिसकी तस्वीर आरव भाई की कक्ष में छुपाई गई थी, उसे हिसाब से तो मुझे इस राजकुमारी काव्य पर ही शक हो रहा है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि आरव भाई के गायब होने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है वह इसी का है। इसके बारे में मैंने कई अफवाह सुनी है और हमारे खुफिया जासूस जिसने हमें ये सारी चीज दिखाए और बताई वही ये पता नहीं कर पाए कि आखिर यह काव्य और आरव भाई के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ। हमारे साम्राज्य तो खुद इतना बड़ा है, तो कैसे ये दोनों मिल सकते हैं, और रहे बात जादू की तो यह नामुमकिन है। आरव भाई एक साधारण लड़के हैं तो वही काव्य बहुत माहिर जादूगर और अभी अभी उसने अपनी शक्तियां जागृत की है, तो ये होना नामुमकिन है कि काव्य जादू के जरिए आरव भाई से मिलती रही है। ये कहते हुए वह उदास हो गई। तभी उसने चमकते हुए आंखों से कहने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि आरव भाई की शक्तियां जागृत हो गई हो जैसे पहले दादाजी हमें बताया करते थे। आरव भाई के पास बहुत ही उच्च दर्जे की शक्तियां हैं, इसके बाद उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। ऐसा वह भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनका व्यक्तित्व बदलकर हमारे आसपास ही हो और फिर आरव भाई तो हमें पहचान सकते हैं, ना तो वह वापस लौटकर हमारे पास क्यों नहीं आए। यहाँ इन सारी चीजों के बारे में बातें करना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। तो वही उन दोनों के से थोड़ी दूर आने के बाद काव्य इन गैर विश्वास लेते हुए कहने लगी, इन दोनों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, साथ में मेरे वह अतीत में किया गया गलती मेरे आंखों के सामने आ जाता है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं तो काफी नहीं। किसी के एक शायरी से किसी के कठपुतली बनकर मैंने बहुत बड़ा काम किया। काव्य, क्या तुम्हें वह किताबें मिल गई? मेल पीछे से आकर काव्य से कहती है, जिससे काव्य का ध्यान भटक जाता है और उसमें कर हिलाते हुए कहाँ वह किताब राजकुमारी के पास है, वह हमें पढ़कर वापस कर देगी। वह किताब बहुत जरूरी थी हमारे लिए, तुम्हें जल्दी से वह किताब होना चाहिए था। पर छोड़ो, ये देखो मैंने यह अस्त्र मंत्र की किताब ले आए, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। इस किताब के बारे में सुनकर काव्या ने सही बुलाया और कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता एक दिन में हम पूरी किताब को पढ़ पाएंगे, कम से कम इसे पढ़ने में हमें 4 से 5 दिन लगेंगे ही, कब तक वह किताब भी हमें मिल जाएगा। दोनों बातें करते हुए ग्रंथालय के बाहर आ गई। पारस साम्राज्य राजमहल के अंदर महारानी जी वैभव के बिस्तर के किनारे बैठी आंसू बह रहा रही थी, तो वही महाराज जी गुस्से से इधर उधर टहलते हुए वैभव के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसी वैभव ने अपनी आंखें खोल दी उसने आसपास देखा, फिर धीरे से कुछ कहना को हुआ। रानी जी ने वैभव के सर पर हाथ फिराते हुए प्यार से पूछा, वह बेटा तुम्हें आखिर हुआ क्या था, कैसे हो तुम, कैसा महसूस कर रहे हो? करता है तुम्हें ऐसे देखकर मेरी टूटे हुए दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। पहले ही मैंने अपने एक बेटे को खो दिया है, अब तुम ही किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं करना चाहती बेटे। ये कहकर रानी की रोने लगी, तो वही वैभव मुस्कुराते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, माँ आप इतना चिंता क्यों करते हैं, मैं ठीक हूँ और आपका दूसरा बेटा भी बहुत जरूरत के पास आ जाएगा, आप इतना उदास मत रहा करो। तभी पीछे से राजा साहब उसके पास आकर कहने लगी, आखिर तुम अकेले उसे ग्रंथालय में करने क्या गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब भी कहीं जाओ, चाहे महल हो या महल के बाहर, अपने साथ अपने अंगरक्षक और सैनिकों को साथ में रखा करो। तुम जानते नहीं हो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो कब क्या करते किसी के बारे में पता नहीं, अगर तुम्हें भी राजकुमार आरव की तरह। ये कहते हुए राजा जी रुक गए और वैभव की दूसरी ओर बैठकर उसके सर पर हाथ देखते हुए प्यार से कहने लगा, मुझे पता है तुम उसे ग्रंथालय में क्या ढूंढ रही थी। यह सुनकर वैभव का चेहरा सफेद पड़ गया, तो वही राजा जी मुस्कुराते हुए वैभव को देखकर कहने लगे, चिंता मत करो बेटे, राजपुरोहित जी ने मुझे तुम्हारा भविष्य बता दिया है। तुम अपने साथियों को लेकर परेशान हो और अपने भाई को ढूंढना चाहते हो, पर जल्दबाजी में कोई भी काम सही से नहीं होता। तुम सभी चीजों को वक्त पर छोड़ दो, वक्त के साथ हम कोशिश करते रहेंगे। वैभव अपनी माँ के तरफ देखकर कहा,
विद्या निकेतन जादुई नगर गई है ना, तो आप मुझे क्यों जाने से रोक रहे हैं उसे प्रतियोगिता में? अगर कोई हमारी साम्राज्य से वहां नहीं जाएगा तो हम अपनी शक्तियां कैसे बढ़ाएंगे? और साथ में हमारी साम्राज्य का एक नाम और ऋतिक है, रुतबा है, उसका क्या नाम? बोल रहे हैं कि हम पारस साम्राज्य की राजघराने के सदस्य हैं, हमारा दर्ज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रही हूँ। यह एक मामूली सा जादुई उत्सव है जिसे हम ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रुतबे को। कुछ देर बहस करने के बाद में आकर कर अपने माँ और पिता का बात मानना सर हिला दिया और अपना ध्यान रखना को कहकर राजा रानी दोनों ही उसे कक्षा से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद वैभव गुस्से से अपने बगल में रखे सामान होते हैं गिरा दिया और उसे कहने लगा, एक यही मौका मिला था मुझे इस महल से बाहर जाकर महल से जुड़े चीजों के बारे में जानकारी निकालने का, अब वह भी नहीं कर सकता। कुछ सोच बैठा है तुझे कैसे भी करके इस महल से बाहर जाना है। तो वही कक्षा के बाहर से निकलने के बाद कुंभदेव और रानी जी दोनों ही राजपुरोहित जी की कक्षा में आ गई। इस वक्त राजपुरोहित जी ध्यान साधना में लीन थे के बाद अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो तुम लोगों ने उसे रोक लिया, आपने ऐसा क्यों कहा? आखिर वह बहुत ही कुशल योद्धा और प्रभावशाली जाति का है, वह कई बार कार्य साम्राज्य और आसपास के साम्राज्य का सबसे ऊंचे राज्य का योद्धा और जादू कर रहा है और अपने भाई के ढूंढने के लिए वह कई बार महल से दूर की जा चुका है, तो आपने उसे इस महल के अंदर की सीट रखने के लिए क्यों कहा? दूसरा बात नहीं जी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे एक और बेटा गायब हो जाता है और उसे तुम कभी ढूंढ नहीं पाते। ये सुनकर कुंभदेव और रानी जी दोनों ही परेशान हो गए। उनके परेशानी भरे चेहरे को देखकर राजपुरोहित की मुस्कुराहट दिए और कहने लगे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैभव की शक्तियां अभी सीमित है। एपिसोड 28। जंगल के बीचों बीच घने जंगलों के बीच बनी एक कच्ची से रास्ते पर चार लड़के चलने जा रहे थे, जिसमें से आगे लड़का बहुत धीरे धीरे आंखें कदम बढ़ा रहे थे। वह कोई और नहीं आ रहा और उसके दोस्त थे जो जलंधर जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहे हैं। आरव, मुझे लगता है हमें यहाँ इस समय नहीं आना चाहिए, करण चलते हुए हल्की घबराहट के साथ आराम से कह रहा था। तो वही आरव शान से अपने पॉकेट पर हाथ डाले सिटी बजाते हुए आगे चले जा रहा था, तो वही इधर उधर देखते हुए कारण उसके पीछे पीछे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर कुमार और शिव भी डरे हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर उनके पास चल रहे थे। शिव दौड़कर आरव के पास आ गया और उसके बगल में चलते हुए उसे कहने लगा, तुम्हें कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं क्या? इतनी रात को तुम उससे जगह जाना चाहता हूं जहां जानना सिर्फ उन जादूगरों को अलाउड है जो इस विद्या निकेतन से निकल चुके हैं, और तुम वहां पर जा रहे हो। अगर कोई शक्तिशाली जादूगर हमें वहां मिल गया ना, तो याद रखना मैं पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। अभी मेरा पहला तत्व का ही शक्ति जागृत हुआ है, ऊपर से मैं जादू करना भी सीखा ही है, पर तुम सीधा उसे बैटल ग्राउंड में जा रहे हो जहां हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली जादूगर अपना प्रैक्टिस करते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? और साथ में हमें भी ले जा रहे हो? अभी भी वक्त है, चलते हैं यहाँ से। मैंने तो ऐसे ही तुम्हें कुछ जगह के बारे में बता दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम सीधा वहां जाकर ही मानोगे। वह तीनों लगातार को समझ रहे थे पर आप अपने ही धुन में चले जा रहा था। उनकी बातों को सुनकर आरव ने मन ही मन कहा, यार मैं क्या करूं, मुझे भी वहां जाकर अपनी जान दाग पर नहीं लगानी है। इस विद्या निकेतन में तो कई स्टूडेंट मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जादू करना जानते हैं। अभी अलग अलग तत्वों के उनका गुरूर और एटीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि मैं जेल भी नहीं पता, तो मैं सीधा सीधा आचार्य गुरु को गुरुओं को टक्कर देने वाले जादूगरों की प्रैक्टिस ग्राउंड में जा रहा हूँ, वह भी उसे अनजान शक्ति के कारण जिसने मुझे वहां जाने पर मजबूर किया है। पता नहीं जिस दिन से मेरी शक्ति जागृत हुई है इस दिल से वह मेरे पीछे पड़ चुका है, और कुछ भी सवाल करो तो बस एक ही सवाल मिलता है कि वक्त आने पर तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब उसे कौन बताए कि मेरे पास तो सवाल क्या, मैं ही एक सवाल बनकर यहाँ टपका हूं। मैं आरव अपनी सोच में गुम था। उसे याद आता है कुछ समय पहले जब वह अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करके जादू की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे कुछ दिखाई देने लगा जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने आसपास देखा तो सब अपने अपने जगह पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह अपनी आंखें मरते अभी सामने देखने लगा। उसे रात जैसे ही उसके सामने एक गुलाबी रोशनी था जो उसके सामने ही खड़ा उसे पुकार रहा था। ये देखकर आरव को बहुत ज्यादा हैरानी हुआ कि उसे रोशनी को सिर्फ वह क्यों देख पा रहा है, बाकी सबको ये रोशनी दिखाई दे क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बाकी सब भी उसके आसपास ही मौजूद थे, पर कोई भी ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वह रोशनी वहां पर होगी ना जिससे आ रहे हो। समझ गया कि यह रोशनी से उसे दिखाई दे रहा है। आरव ने अटकाते हुए कहने लगा, तो यह क्या हो रहा है? जिस पर कारण ने उसे देखा और कहा, अब तुम बकवास मत करो और चुपचाप अपने तत्वों के मंत्र को जागृत करने की कोशिश करो, और खबरदार जो अब एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकला। ये कहकर आरव को बिना देखे कारण अपने ध्यान साधना में बैठ गया। तो वहीं आरव आप सर खुजलाते हुए अपने सामने गुलाबी रोशनी को देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, यह क्या है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उससे रात के बाद यह आज दिख रहा है मुझे। क्या आप मेरी दूसरी शक्ति भी जागृत होने वाली है? तभी उसने आवाज सुना, वह गुलाबी रोशन उससे कह रहा था, अब जबकि तुम्हारी उसे विच तत्व की सत्य जागृत हो चुकी है और तुमने उसका अध्ययन भी करना शुरू कर दिया है, तो तुम ही अब माया गार्डन जाकर अपनी शक्तियों को वहां पर जागृत करके सबसे अंतिम पड़ाव की अध्ययन करना होगा।
जिससे तुम्हें वृक्ष तत्व की सारी शक्तियां का इस्तेमाल तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और सबसे ऊंचे दर्जे का वैदिक शास्त्र के ज्ञाता भी जो किसी भी चोटकाओ या शारीरिक कष्ट को अपने जड़ी बूटी योग के ज्ञान और शक्तियों से तुम ठीक कर सकते हो। ये शक्ति बहुत ही आम है, पर बहुत ही खास लोगों को ये शक्ति मिलती है। तुम आज माया गार्डन में अपनी इस शक्तियों का अंतिम पड़ाव की अध्ययन शुरू कर दो और ये तुम्हें कैसे और कर किस तरह से करना है वह तुम जानते हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी नहीं शक्ति है अभी है जो इसमें तुम्हें मदद करेगी। ये कहकर वह रोशनी वहां से गायब हो गई तो वहीं अब इधर उधर देखने लगा और अभी कुछ देर पहले जो रोशनी ने बात कही थी उसे दोहराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर है कौन जिसे उसके बारे में हर एक चीज पता है। फिर उसने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, ये वृक्ष तत्व की शक्ति में सर्वश्रेष्ठ शक्ति वैदिक शक्ति है, जिससे कई लोग अपनी वैदिक विद्या को उचित शक्तियों का इस्तेमाल करके सारे लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर अपने मरीज के शरीर को इलाज करता है। इस तरह आप लगता है पिछले जन्म में डॉक्टर होने के कारण तुम्हारे इस जन्म में यही शक्ति सबसे पहले जागृत हुई है तुम्हारे अंदर। वहां तो कुछ भी बनने के लिए शालू लगता था, पर यहाँ तो कुछ महीनों के दिन रात मेहनत से मुझे भी शक्ति मिली है। तभी उसे याद आया कि इस शक्ति को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। कुछ दिन पहले जब आरव ने महसूस किया जो पहले पीली रोशनी उसके बहुत ही गहराई से मेडिटेशन करते हुए उसके शरीर से निकलती थी, अब वह रोशनी उसके शरीर से नहीं निकल रही है और अब वह अक्सर बहुत जल्दी ही थक कर मेडिटेशन बीच में ही रोक दिया करता था और कुछ मंत्र बोलते समय उसके जुबान बहुत ही बुरी तरह से उलझ जाते थे या किसी मंत्र को वह बहुत ढंग से बोल भी नहीं पता था पा रहा था। इसी सबसे परेशान होकर आरव अपनी जादुई शक्तियां और जादू की अध्ययन पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा, पर वह ये सब ज्यादा किसी को नहीं बताता था। पर जब उसे पीली रोशनी ने उसे अपने एक तत्व की अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया तो उसे आगे कुछ होने का जिज्ञासा होने लगा। इसलिए वह बिना कुछ सोच तुरंत ही इस माया गार्डन के बारे में अपने दोस्तों से पूछा, जिस पर शिव ने उसे माया गार्डन के बारे में बताया तो वह उन तीनों को लेकर माया गार्डन की तरफ रात के समय ही निकल गए। उन्हें पूरी आजादी थी विद्या निकेतन के चारों ओर कहीं भी जाने की। यह विद्या निकेतन जादू नगरी का एक चौथाई भाग वहां रहने वाले लोगों का होता है था, तो बाकी भाग पूरा जादू नगर विद्या निकेतन का स्थान था जो काफी बड़ा और फैला हुआ था, जहां एक और पहाड़ी थी तो दूसरी और घने जंगल और उनके बीच कुछ खुशी जगह जो जादूगरों का एक अलग ही स्थान हुआ करता है। कुमार के हाथों में कुछ किताबें थी तो वही कारण कुछ नक्श में देखते हुए इधर उधर अपने हाथ से कुछ रोशनी निकालकर उसे अंधेरे जगह को रोशन कर रहा था। वह चाहकर भी आरव को रोक नहीं पा रहा था, पर उसकी सुरक्षा उसके हाथ में थी। तभी उन्हें कुछ परछाई दिखने लगी जिसे देखकर शिव और कुमार दो पल के लिए डर गए, तो वही आरव और कारण एक साथ खड़े होकर सामने देखने लगी। कुमार के हाथों में कुछ किताबें थी तो वही कारण कुछ नशे में देखते हुए इधर उधर अपने हाथ से कुछ रोशनी निकालकर उसे अंधेरे जगह को रोशन कर रहा था। वह चाहकर भी आरव को रोक नहीं पा रहा था, पर उसकी सुरक्षा उसके हाथ में थी। सामने कुछ 4 से 5 काली परछाई जंगल से उनकी तरफ आ रहे थे। पैरों के कदमों की आवाज से वह लोग समझ गए कि वह कोई उन्हीं की तरह इस जंगल में आ जा रहे हैं। उनके माथे पर हल्की पसीना उभर आया। अगर वहां पर कोई आचार्य गुरु या सुरक्षा करने वाले आचार्य हुए तो पक्का उन्हें बहुत कड़ी दंड मिलेगा। इसके बारे में सोचकर करण और आरव भी पूरी डर गए हैं। करण ने अपनी रोशनी काम करने की सोची, पर जैसे उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने हाथ से उसे रोशनी को बढ़ा दिया और वह सामने आ रहे लोगों को आसानी से देख पा रहे थे। अब की आंखें छोटी हो गई क्योंकि सामने पारस और उसके 2 चमके शिव के साथ चमचे के साथ कुछ और भी लड़के थे जो उनकी तरफ ही आकर उनके सामने खड़े हो गए। पारस मुस्कुराते हुए आरव और करण को देखने लगे। हालांकि वह कारण से डरता था, पर आज उसके चेहरे पर वही घमंड और अजीब सा मुस्कान था जो हमेशा आपको वीजा दिखाने के लिए वह उसे देखकर अपने चेहरे पर लाता था। वह अपने हाथ बांधकर सामने देखते हुए कहने लगा, विशाल भाई, यही है वह लड़का जो राजकुमारी रिद्धि सिद्धि और काव्य के साथ बदतमीजी करता है। ये कहकर आ रहा मैं एक शैतानी भरी मुस्कान आरव को देखकर अपने चेहरे पर सजा ली। तो वही विक्रम और उसका दोस्त आरव ने जैसे ही यह सुन उसके चेहरे तुरंत ही सख्त हो गए और वह सामने खड़ी लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। फिर हंसते हुए कहने लगा, ये लड़का तो बहुत अजीब दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी काबिल राजकुमारी है। इस लड़की के साथ बात भी करना चाहती होगी और तुम बता रहे थे ना कि इसमें तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों के साथ। विशाल पारस की कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, पारस, तुम अपनी साम्राज्य के राजकुमार होकर इस आम मामूजे से लड़के को हैंडल नहीं कर पाए। कुछ इज्जत रखते हमारी। जिस पर पारस ने अपना सर झुका लिया और कह, भाई ये बहुत चालाक है, अपनी बातों में सबको ऐसे उठा देता है कि कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। तभी अमर पारस के आगे खड़ा होकर आरव को घूरते हुए कहने लगा, तो लड़के अभी से तुम्हारे पक निकल आए। पता है हम कौन है? पता है? आरव हंसते हुए पीछे मुड़कर पारस और विशाल को देखने लगे तो कारण अब के बगल में खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। कारण को देखकर विशाल और अरमोर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हैं वह कारण को देखकर कहने लगे, तो आचार्य जी के सुपुत्र भी यहाँ पर हैं। सुना है तुम काफी माहिर हो शास्त्र विद्या में और जादुई शक्तियों को जागृत करने में, और देख लेते हैं कि आचार्य गुरु ने अपने बेटे को कुछ सिखाया है भी कि नहीं। आरव ने अपना सर खुजलाया और हंसते हुए कहने लगा, यार एक बात तो समझ नहीं आती, यह पारस को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? जब भी देखो आ जाता है मेरे से लड़ने या मेरे से खून नस निकालना। तो राजकुमार है तो अपने राज्य में है। आरव हंसते हुए करण को देखने लगा।
पर कारण का चेहरा एकदम सीरियस था। अब तुझे क्या हो गया? उन्हें देखकर तो तेरी सिटी खुली हो गई है, गहरी दोस्ती तो नहीं है इनके यार तुम्हारे बीच? दोस्ती का तो पता नहीं, पर दोस्ती के अलावा बहुत कुछ है हमारे बीच, कारण ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े लड़कों को देखकर कहा। इस पर विशाल हंसते हुए कहने लगे, बच्चे ज्यादा मत उड़ो, अभी तो तुम्हारे पंख भी ढंग से बाहर नहीं आए हैं, ये पंख तुम्हारी उड़ने के लिए होगा, तुमसे छीन लूंगा तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम। जिस पर आरव ने मन ही मन कहने लगा, तो अच्छा ये हमारे सीनियर्स हैं, कभी इतना आकर के साथ बात कर रहे हैं। तभी आरव ने देखा कि वह लोग उनके सामने खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। कारण आगे बढ़ता उससे पहले आरव में उसके कंधे पड़कर उसे पीछे कर लिया और पीछे शिव और करण को कुमार को देखने लगा, जो डर से एक कोने पर खड़े थे। आदरणीय अपने गार्डन खुजलाया और कहा, यार ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कई बार रहा हूं, पर यहाँ क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वह कुछ सोचकर पारस की तरफ देखकर कहने लगा, आरव राजकुमार जी, आपको यही जगह और यही समय मिला हमारे साथ लड़ने के लिए। अगर किसी आचार्य को पता चला कि तुमने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक साधारण से लड़के के ऊपर हमला किया, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की? तुम और एक साधारण लड़के, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है तुम्हारी शक्तियां जागृत हो गई है और तुम जादू करने जानते हो, तो अपडेट कर भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये दोनों वायरस अपने चमचों की तरह इशारा करते हुए कहने लगा, इन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी तुम्हारी बारे में पूरे विद्या निकेतन में बातें फैलाने के लिए। आज तो मैं तुम्हारा वह हल करवाऊंगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। अब तुम्हारा ये बाल, ये तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगा। ये कहकर पागल पारस शैतानी तरीके से हंसने लगा। सबके सामने देखने सीधी और शरीफ बनती हो जैसे बहुत अच्छे खानदान के राजकुमार। और आरव अपने बालों पर हाथ फिर आया और अपनी गंदी चोटी को टाइट करते हुए कहने लगा, यार ये तो मेरा हेयर स्टाइल है, कम से कम ऐसे तो नजर मत लगाओ। और जादू का क्या है, वह तो हमने खुद की मेहनत से हासिल किया है, पर तुम्हें जादू के अलावा कुछ आता भी है? मुझे नहीं लगता तुम्हें जादू के अलावा और किसी चीज से लड़ना आता होगा, तभी तो अपने भाई और उसके चमचे के साथ यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि खुद की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम मुझे हर तो नहीं सकता। आरव की बात सुनकर पारस बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया। तो वही विशाल और अमर के हाथों में रोशनियां आ गई, जिसे वह कभी भी आरव के ऊपर हमला कर सकते हैं। उनका एक अलग ही ऑर्डर आरव महसूस कर पा रहा था। अक्षर जादूगर के पास एक अलग ही शक्तियां होती थी। जब वह जादू का इस्तेमाल करते थे, उनका पूरा व्यक्तित्व ही अलग सा नजर आता था। और अब विशाल और अमर को देखकर को साफ पता चल रहा था कि वह काफी अच्छे जादूगर हैं। वही आरव की बात सुनकर पारस जोर से चिल्लाया और अब की कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से कुछ खाने ही वाला था कि वहां किसी की भारी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सबकी नजर उसे तरफ चली गई। तो उन्हें पता चला कि उनके अलावा वहां पर कोई और भी था। विशाल और अमर जो पारस के पीछे खड़े हुए थे। जैसे ही उसने उसे शख्स को देखा, उन लोगों ने डर से 2 कदम पीछे अपनी कदमी खींच ली और पारस को भी खींचकर पीछे कर लिया और बिना कुछ कहे पारस को खींचते हुए वहां से जंगल की तरफ भाग गए। ये देखकर पारस के चमचे भी उनके पीछे भाग गई। तो वहीं आ रहा और उसके दोस्त हैरान होकर कभी उसे शख्स को तो कभी भाग रहे पारस और उसके दोस्तों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उठने में ही वह काला साया भी अंधेरे में गायब हो गया। ये देखकर आरव डर से कारण के ऊपर चढ़ गया। इस पर कारण इरिटेट होते हुए कहने लगा, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हम क्या हुआ जो मेरे ऊपर चढ़ गया? सीधा खड़े हो जा। इस पर आरव कारण के ऊपर चढ़ गया और हकला तेरे कहने लगा, चलो यहाँ से, जंगल में भूत है। देखो वह लोग भी भाग गए, वहां पर भूत था, चलो जल्दी से, मुझे वापस छात्रावास जाना है। ये कहकर वह कारण को खींचते हुए वापस छात्रावास की तरह बहुत तेजी से दौड़ने लगा। वही कारण और बाकी सब कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला और वह कारण के साथ आरव के साथ वापस छात्रावास की तरफ आ गए। जैसे ही वह लोग कमरे में पहुंचे और गहरी गहरी सांस लेने लगा, जिसे देखकर कुमार और शिव हंसने लगे। तो वही कारण ने अपना सर पकड़कर ऐसा चेहरा बना लिया जैसे वह दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान देख रहा है। उसे कभी कभी आरव को बातें बहुत अजीब सी हो जाती है। करण और बाकी दोनों को अपने ऊपर हंसना देखकर आरव मुंह में बनाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी जान बचाए और तुम लोग मेरे ऊपर ही हंस रहे हो। अगर हम वहां पर थोड़ी देर और रहते ना, तो हम भी गायब हो जाते हैं जंगल में। ये सुनकर तो शिव और कुमार और जोर से हंसने लगे। तो वही कारण ने कहा, पागल इंसान, वह कोई जादूगर था जो वहां पर खड़ा था, अंधेरा होने कारण हमने उससे नहीं देखा। तो फिर 2 सीनियर उसे देखकर भाग क्यों गए? मैंने उनकी आंखों में डर दिखा था। ऐसा तो नहीं है कि वह लोग जादूगर नहीं थे, पर ऐसे किसी को देखकर भागना उसका क्या? तुम और तुम्हारी बातें क्या? अभी भी जाना है तुम्हें उसे माया गार्डन में? ठीक है, उसका रास्ते का नक्शा जिस हिसाब से मुझे मिला था, वहां पर मुझे कोई नहीं नजर आया और पारस और उसके दोस्त जिस रास्ते से आए थे, उसे रास्ते में तो सिर्फ जादूगरों का ट्रेनिंग करने का जगह है। यह माया गार्डन के बारे में सिर्फ हमने सुना है। हमें माया गार्डन के बारे में पहले पता करना चाहिए, तब जाकर हम माया गार्डन में पहुंचेंगे। आप कुछ समय में सुबह हो जाएगी। पूरे रात भर तुमने हमें जंगल में घुमाया। ये कहकर कारण वहां से चला गया। शिव और कुमार को पहले ही अपने बिस्तर पर लेट गए थे। आरव ने भी गहरी सांस ली और फिर अपना किताब लेकर बैठ गया, क्योंकि उसे नींद तो आने वाले नहीं थी, इसलिए वह मेडिटेशन करते हुए किताब में लिखी मंत्र को अध्ययन करने लगा। एपिसोड 29। करण और बाकी दोनों को आरव के ऊपर हंस रहे थे।
जिसे देखकर आरव मुंह में बनाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी जान बचाए और तुम लोग मेरे ऊपर ही हंस रहे हो, अगर हम वहां पर थोड़ी देर और रहते ना तो हम भी गायब हो जाते हैं जंगल में। ये सुनकर तो शिव और कुमार और जोर से हंसने लगे। तो वही कारण ने कहा, पागल इंसान, वह कोई जादूगर था जो वहां पर खड़ा था, अंधेरा होने कारण हमने उससे नहीं देखा। तो फिर दो सीनियर उसे देखकर भाग क्यों गए? मैंने उनकी आंखों में डर दिखा था। ऐसा तो नहीं है कि वह लोग जादूगर नहीं थे, पर ऐसे किसी को देखकर भागना उसका क्या? तुम और तुम्हारी बातें क्या? अभी भी जाना है तुम्हें उसे माया गार्डन में? ठीक है, उसका रास्ते का नक्शा जिस हिसाब से मुझे मिला था वहां पर मुझे कोई नहीं नजर आया, और पारस और उसके दोस्त जिस रास्ते से आए थे उसे रास्ते में तो सिर्फ जादूगरों का ट्रेनिंग करने का जगह है। यह माया गार्डन के बारे में सिर्फ हमने सुना है, हमें माया गार्डन के बारे में पहले पता करना चाहिए, तब जाकर हम माया गार्डन में पहुंचेंगे। आप कुछ समय में सुबह हो जाएगी, पूरे रात भर तुमने हमें जंगल में घुमाया। ये कहकर कारण वहां से चला गया। शिव और कुमार को पहले ही अपने बिस्तर पर लेट गए थे। आरव ने भी गहरी सांस ली और फिर अपना किताब लेकर बैठ गया, क्योंकि उसे नींद तो आने वाले नहीं थी, इसलिए वह मेडिटेशन करते हुए किताब में लिखी मंत्र को अध्ययन करने लगा। आरव को काफी टाइम हो चुका था आरव को मेडिटेशन करते हुए, अब तो सूर्य की सिटी करने उसकी ऊपर पड़ रही थी। जैसे शिव और कुमार भी थोड़ी देर नींद लेकर उठे तो उन्होंने देखा कि आरव ज्ञान की मुद्रा में बैठी मेडिटेशन कर रहा है और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ने से वह किसी कामदेव से काम नहीं नजर आ रहा था। कुमार ने उसे देखकर चढ़कर कहा, इसकी पर्सनैलिटी ही मुझे उसे जलने पर मजबूर कर देती है, वरना तो इसके पास है भी क्या? हमारी तरह ये भी एक साधारण लड़का है। शिव ने हाथ बंधेगी आरव की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता आरव कोई साधारण लड़का है, इसकी पर्सनैलिटी और उसकी बातें दोनों ही बहुत अलग है। हम लोगों से यह जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है सबसे, तभी तो ये राजकुमार पारस से लेने से एक बार भी नहीं सोचता, और कारण भी इसके लिए कुछ भी कर जाता है। देखा नहीं, पूरे विद्या निकेतन को कुछ समय में पता चल गया कि अगर वह आरव को कुछ कहेंगे या उसके साथ कुछ करेंगे तो उसको वह लोग सीधा सीधा करण से दुश्मनी कर रहे होंगे। कुमार ने सर हिलाया, फिर वह दोनों अपने सुबह के काम पर लग गए। आरव अपनी ही दुनिया में लीन होकर चुपचाप ध्यान करते हुए कुछ सुनहरी रोशनी जो उसके सामने जगमगा रही है उसे अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसके मन उसे हरी रोशनी की तरह विचलित हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। पहले भी वह जब भी ऐसी बहुत ही गहरी मेडिटेशन करता है तो वह अपना जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसकी अलग अलग शक्तियों उसके आसपास मथुरा आते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति उसे एक गोलाकार सुनहरी रोशनी से मिलता है। जब जब वह उसे सुनहरी रोशनी को अपने हाथों से पकड़ता है तो उसकी रोशनी उसके शरीर से होते हुए उसे शक्ति देती है, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसके आसपास बार बार वह हरी रोशनी आ रही थी और उसका ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था, और धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। उसे दुनिया में रहने के लिए अब आरव थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगा, जिसका नतीजा हो वापस से जाग गया और उसने अपने आप को अपनी दुनिया से अलग असलियत की दुनिया में पाया, और उसने देखा कि दीवान कुणाल और विशाल कुमार और शिव दोनों ही तैयार होकर अपनी अपनी जगह की सफाई करने में लगे हुए थे। यारों ने अपने आसपास देखा, फिर कहा, इतने दिनों में आज पहली बार हुआ है जब मैं कुछ सुनहरी रोशनी को छू नहीं पाया। उसके बारे में पता करना होगा, इस रोशनी क्या खुद की मर्जी से मुझे अपने आप को छूने देती है या कोई और बात है? ये सोचते हुए आरव भी तैयार होने के लिए चला गया। वह तीनों साथ में ही आज आचार्य की कक्षा में जा रहे थे, कारण उनके साथ में ही था। आरव और उसके दोस्त जब आचार्य जी के कक्षा में पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर आरोग्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो वही कुमार और शिवा आरव को इस तरह हैरान परेशान देखकर चौंक गए, और उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया? चलो अंदर, इस पर आ रहा हूं नेहा बुलाते हुए। काम मैं नहीं जाऊंगा अंदर। यह कहते हुए आरव उसे कक्षा से भाग गया। सब उसे देखने लगे। परास साम्राज्य में आज राजघराने के सभी सदस्य बहुत परेशान हो चुके थे। सबके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिसका अंदाजा वहां पर मौजूद लोग के चेहरे देखकर लगाया जा सकता है। वैभव के कमरे में वैभव परेशानी से सामने 5 वेदों को देख रहा था जो सर झुकाए हुए वहीं पर खड़े थे। राजा और रानी जी दोनों ही चिंता भारी आंखों से उन बातों को साइड में बैठे हुए देखे जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शांत पर शांति हो बैठ शांत और सभ्य होकर राजपुरोहित जी अपने हाथों में मारले को मालूम को अपने हाथों में अलग अलग तरह के बालों को पहने हुए बैठे हुए थे। पांचों वेदों को देखते हुए अब कुंभदेव जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपने कड़क और खुद से भरी आवाज से उन वेदों को गुस्से से देखते हुए कहने लगा, तुम आप बातों हमारे साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध वेद शास्त्रों में से एक हो। वेद ऋषि को अपने सालों पुराना जख्म हो या हर तरह के शारीरिक कष्ट को अपने वैदिक विद्या और शक्तियों से उनका निवारण किया है, पर आज आप मेरे बेटे के पैर में लगी चोट को ठीक नहीं कर पा रहे हो। एक किस तरह का मजाक आप सब कर रहे हैं हमारे साथ, आपको पता भी है ना आप किसके सामने अपने उपचार करने का मना कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर 5 वेद के पैर कांपने लगे। हालांकि कुंभदेव की आवाज में कठोरता थी, पर हर कोई राजा कुंभदेव के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह क्या करते हैं।
ये साम्राज्य के हर बच्चे को पता था पिछले कुछ सालों से कुंभदेव काफी शांत और दयावान व्यक्ति बन चुके थे, पर आज भी जब भी उसे उन्हें गुस्सा आता था तब पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उसे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जादूगर राजा को देव ही थे जो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते थे, इसलिए सब यही प्रार्थना करते थे कि कुछ भी हो जाए पर राजा कुमकुम देव को गुस्सा न आए। पर आज सब राजा कमदेव को अपने पहले वाले अवतार में आता देखकर डरे शहर में हुए थे। मुझे वहां पर सबके एक अलग ही ठंडक का एहसास हो रहा था। रानी देवी जी कुंभदेव के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही रानी जी ने कुंभदेव जी का हाथ हुआ उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि इस वक्त को देव का हाथ किसी ज्वालामुखी से काम नहीं था। रानी जी उनकी तरफ आंख भर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही। वैभव भी अपने पिता के गुस्से और शक्तिशाली व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। वह अपने आप को कहने से रोक नहीं पाया, इतना डरावना और शक्तिशाली आभा तो उसके पास भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कब इतना शक्तिशाली जादूगर बनूंगा। राजपुरोहित जी ने शांत आवाज में कहा, महाराज आपको इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप शांत हो जाए, नहीं तो आपके प्रभाव से यह कमरा पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है और यहाँ के लोग ही। आप अपने आप को संभालिए। उनकी बात सुनकर राजा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने से रोकने लगा। अक्सर गुस्से में उनकी शक्तियां और उनके ऊपर हावी हो जाया करते थे। कुछ समय बाद वहां का माहौल कुछ हद तक सामान्य हो गया। कुंभदेव ने गहरी सांस ली और कहा, ये कैसी मुश्किलें हमारी साम्राज्य में आ गई है। इस साम्राज्य का भविष्य मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हमारा परिवार में हमारा पहला बेटा गायब है तो वही हमारे दूसरे बेटे का। ये कहते हुए कुंभदेव ने वैभव के पैर की तरफ देखने लगे, जो दिखने में तो सामान्य नजर आ रहे थे, पर उसने जान ही नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस नहीं और राजपुरोहित जी को देखते हुए कहने लगे, पुरोहित जी आप तो पहले से ही वैभव का भविष्य जानते थे ना, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। हर चीजों का होना और ना होना उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। राजा कुंडदेव प्राकृतिक को यही मंजूर था, जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं सकता, ना ही किसी को बता सकता हूँ। बस मैं आगाह किया था और राजकुमार वैभव को कहीं बाहर जाने से रोका था, पर मुझे ये पता जरूर था कि महल से बाहर हो या महल के अंदर यह घटना होना आवश्यक था। उनके बात को सुनकर वैभव की आंखें एकदम से लाल हो गई और वह तूनकते हुए कहा, मतलब आपको पता था कि मेरे साथ यह हादसा होगा जिसमें मैं अपना पैर पैर खो दूंगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं पुरोहित जी। जब आपको मेरा भविष्य पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं किसी भी तरीके से अपना भविष्य बदल देता है। भविष्य कोई नहीं बदल सकता बच्चे, भविष्य अपने आज से बदलता है, ना कि बदलने से। तुम जैसे आज कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा भविष्य बनता जाएगा। भविष्य हमारे कर्मों से बनता है, इसके आगे तुम खुद समझदार हो। ये कहकर पुरबू जी ने एक मैसेज उसके पैरों पर देखा और वहां से चले गए। वहीं पैरों वैभव अपने पैरों की तरफ देखकर एक बार फिर कोशिश करने लगा और उसके पैरों पर जान ही नहीं थी। वह जाकर भी अपना पर हिला नहीं पा रहा था। ये देखकर उसके माता पिता ने अपना सर झुका लिया। वह हद से ज्यादा परेशानी थी। कुंभदेव अपने बेटे को इतना लाचार नहीं देख सकते थे, इसलिए वह गुस्से से पर भटकते हुए वहां से चले गए। तो वही रानी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह वैभव के बगल में बैठ गई और उसकी बालों पर हाथ फेरते हुए रोने लगी। वही अपनी पूरी जान भर सकते हैं लगा दे, फिर भी उसका पर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में उसने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। रानी जी अपनी बेटी की दुविधा बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने सारे नौकर को वहां से जाने को कहा और 2 सैनिक को उसकी कक्षा के बाहर तैनात कर दिया और खुद कुंभ देखकर कक्षा में चली गई। सबके जाने के बाद अब वैभव अपने कमरे में अकेले था। उसने अपने हाथ एक मुद्रा में रखे और कुछ मंत्र दुर्बुदाने लगा। धीरे धीरे मंत्र से सामने एक गोलाकार चमकती हुई लाइन बन गई और उसे लाइन के बीच एक अंधकार जैसा कुछ दिखाने लगा। अंधकार से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, क्या हुआ, तुमने मुझे याद क्यों किया, जानते हो ना इस वक्त मैं क्या करता हूँ। अगर तुमने मुझे परेशान करने का सही और उचित जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और मुझे तुम्हें मरने के लिए तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं रचना होता। उसकी इतनी डरावनी आवाज पसंद कर वैभव हल्का सा डर गया, फिर अपने आप को संभाल कर हिम्मत करते हुए कहने लगा, मैं डरता नहीं हूं तुमसे, तुम ही इस अंधकार में अपना मुंह छुपा कर बैठे हो। अगर इतनी ही हिम्मत और शक्तियां हैं तुम्हें तो सामने क्यों नहीं करते, क्यों लोगों को मोहरा बनाकर उनसे अपना काम करवाते हो। उसकी बात सुनकर एक डरावनी आवाज वैभव को सुनाई दे, जिससे उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद कहा, मैंने तुम्हें अपनी बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मेरे पैरों में जान नहीं है। तुमने बताया था कि मैं उसे काली किताब और उसे किताब को अपने महल में ढूंढकर यहाँ की रहस्य का और इतिहास का पता लगा पाऊंगा, पर मुझे वह तो बिल्कुल नहीं मिला। पर वहां जाकर मेरे साथ यह हादसा हो गया जिससे मैं अपने पैरों की जान गंवा दे। अब मेरा पैर बिल्कुल भी हल नहीं रहा, ना ही मैं उसे दिला पा रहा हूँ। बस वह मेरे शरीर का एक हिस्सा बनकर रह गया है जिसे आप कोई काम नहीं रहा। अब तुम ही बताओ, अपने पैर के बिना मैं कैसे इस साम्राज्य को अपने हाथों में रखूंगा। पहले उसे साम्राज्य के गद्दे तक तो पहुंच जाओ, फिर उसे अपने हाथों में लेने की बात कहना। उसे कई अंधेरे से एक बार फिर रोशनी के साथ आवाज आई, जिसे सुनकर वैभव की मुठ्ठियां बन गई। वह अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए चुपचाप उस कल हुए की बदतमीजी आपसे भरी बातें सुन रहा था। उसे कालिया अंधेरी से फिर एक आवाज आए, अभी के लिए तुम्हें सही इलाज की जरूरत है। तुम चाहो तो हमारी कल तंत्र का
इस्तेमाल करके अपना पैर ठीक कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें महल की खासशक्ति और उसका जादुई किताब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वह मंत्र का इस्तेमाल कोई व्यक्ति उसे किताब के बिना नहीं कर सकता, ना ही किसी को वह मंत्र और किताब की शक्तियां हासिल हो सकती है। अगर तुम मेरे लिए उसे किताब को ढूंढ कर लोगे तो मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकता हूँ। अगर मुझे वह किताब मिल जाएगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी। यह सोचते हुए आरव ने बस सजना दिया और वह अंधकार जिससे अभी वैभव बात कर रहा था वह हवा में ही गायब हो गया। उसके गायब होते ही कमरे में वापस से रोशनी सी हो गई, जो उससे अंधकार के प्रकट होने से मन की सारी ऊर्जा और रोशनी एकदम से अंधकार में बदल गया था। एवं हमने पीछे अपना कर दिखा दिया और कुछ सोचने लगा कि इस महल में मुझे वह जादू किताब कहाँ मिलेगा। अगर पिताजी या किसी को इस बारे में पता चला कि मैं वह जादू किताब ढूंढ रहा हूँ तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो सकते हैं, और उसे किताब के बारे में तो पिताजी को भी पता नहीं है। ये सब सोते हुए बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 30। आरव और उसके दोस्त जब आचार्य जी के कक्षा में पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर आरोग्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो वही कुमार और शिवा आरव को इस तरह हैरान परेशान देखकर चौंक गए और उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया? चलो अंदर, इस पर आ रहा हूं नेहा बुलाते हुए। काम मैं नहीं जाऊंगा अंदर। यह कहते हुए आरव उसे कक्षा से भाग गया। सब उसे देखने लगे। आरव को कक्षा से बाहर भागते हुए देखकर करण आरव के पीछे जाने लगा। आरव लगातार विद्या निकेतन के पिछले सबसे आखिरी बिल्डिंग की तरफ भाग रहा था। आसपास कुछ विद्यार्थी से वह टकरा भी गया और उसने बिना कुछ कहे तेजी से उसे तरफ जा रहा था, तो वही कारण उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। इतने समय से कारण आरव को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि आरव के कुछ करने और खाने के पीछे जरूर कुछ कारण होता है, पर उसे इस बार का डर था कहीं आरव की तबीयत फिर से न बिगड़ने लगे। काफी दिनों से आप बहुत ही सामान्य नजर आ रहा था, पर उसके पिता और वह जी के कहीं बात उसके दिमाग में बहुत गहराई से बसी हुई थी, जो सिर्फ वह और उसके पिता के साथ वैद्य जी ही जानते हैं। एक ये भी कारण है जो कारण आरव को बहुत कम ही वक्त के लिए अकेला छोड़ता है आराम। जब उसे बिल्डिंग के पीछे की तरफ पहुंच गया तो उसने देखा वहां पर कुछ कबाड़ सामान और कुछ चीज वहां पर जल रही थी, जिसके कारण वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। आरव ने अपनी हाथ ऊपर उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाया, जिसके बाद एक हवा का झोंका उसके आसपास फैल गए, जिससे वह आसपास साफ तरह से देख पा रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा, तभी उसके चेहरे पर एक कागज का टुकड़ा आपका लगा। उसे टुकड़े को हाथ में पकड़ने के बाद आप इधर उधर देखने लगा और फिर वह एक तरफ तेजी से जाने लगा। कारण भी उसके साथ था और अब वह उसके साथ साथ ही इस तरफ जाने लगा जहां अब जा रहा था। तभी उन्होंने सामने देखा तो कारण की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने राजकुमारी काव्य बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सर और होठों के किनारे और हाथ पैरों में अलग अलग जगह से हल्की खरोच के साथ खून निकल रहा था। ये देखकर कारण और आरव दोनों ही चौंक उठे। करण ने जल्दी से उसके पास गया और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ पानी को चित काव्य के चेहरे पर डाला, जिससे काव्य हल्की हल्की होश में आने लगी और उसके होश में आते ही उसने अपने हाथ से पीली रोशनी निकालकर सामने बिना कुछ देख अपनी जादू का इस्तेमाल करके हमला कर दिया, जिससे कारण और आरव कुछ दूर जाकर गिर गई। तो वही काव्य वापस से नीचे गिरने लगी। विद्या निकेतन में कुछ सुरक्षा सी सैनिक जो विद्या निकेतन के चारों ओर अलग अलग कोने में तैनात होते हैं, वह सब भी उसे तरफ आने लगे और कुछ ही वक्त में 4 से 5 जादूगर सैनिक वहां पर आ गए। और जैसे ही उन्होंने काव्य की हालत और 2 लड़कों को जमीन पर गिरा देखा, वह लोग जल्दी से वहां पर आकर करण और आरव को पकड़ लिया। तो वही काव्य को गोद में उठाकर दूसरी तरफ ले जाने लगे। करण और आरव को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ ही देर में यह बात चारों तरफ फैल गई। ने एक काव्य की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस वक्त काव्य विद्या निकेतन के औषधि गृह में थी, जहां बच्चों को औषधि पढ़ाई और बनाई जाती है। उसे गृह के साथ साथ एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ था, जहां कुछ वैदिक शास्त्र वैदिक तत्व की कक्षा लेने के बाद अपना समय वही रहते थे। जब कोई बच्चा या आचार्य बीमार हो जाता, ये जख्मी हो जाता, तो वैदिक शास्त्र शास्त्री ही उनका उपचार करते थे और यहाँ पूरे जादू नगरी से अलग अलग लोग अपना इलाज करने आते थे, जिसके कारण वह जगह काफी बड़ा और विद्या निकेतन से थोड़ी दूर जादू दरवाजे के पास बना हुआ था, जहाँ से कुछ दूरी पर जादू नगरी का बाजार और शहर था। करण और आरव सर झुकाए हुए विद्या निकेतन की वरिष्ठ आचार्य सिद्धांत और कामदेव आचार्य गुरु के कक्ष में खड़े हुए थे। वहां पर 2-4 आचार्य गुरु भी मौजूद थे, जो किनारे में खड़े सारी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर शांत रहने के बाद सिद्धांत आचार्य जी ने गुस्से से अपने हाथों में छड़ी घूमर कहने लगी, तो तुम 2 शैतान लड़के ने राजकुमारी काव्य का इस तरह से को इस हाल में पहुंचा है। शर्म नहीं आए तुम्हें और तुम्हारी इतनी हिम्मत की विद्या निकेतन में इस तरह से गिरी हुई हरकत किया। ये सुनकर कारण और आरव चौंक उठे। आचार्य गुरु को देखने लगे। कारण एक कदम आगे जाकर बिना डरे कुछ कहना चाहता था, पर इतने में ही आरव की तेज और आत्मविश्वास से भरी आवाज उसे कक्षा में गूंज उठी, जो कह रहा था, आचार्य गुरु, अगर आपको सच्चाई पता ना हो तो आपको गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। सर्वप्रथम आपको सच्चाई को सुनना और जांचना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेकर अपनी राय बनानी चाहिए। अब तक काव्य को होश नहीं आया है, इसलिए आप इस तरह से हमें का शुरुआत ठहरा रहे हैं। अगर काव्य को होश आ गया होता तो वह सच्चाई बता देती कि आखिर वहां हुआ क्या है।
हम जब वहां पर पहुंचे तो काव्य की हालत वैसे ही थी और जब हमने उनसे होश में आने की कोशिश की तो उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उतने में ये सैनिक वहां पर आ गई। आपको हमसे पहले इन सैनिकों पर सवाल करना चाहिए। जब काव्य के साथ वह सबके ऊपर हमला हो रहा था तो आपकी यह काबिल सैनिक कहाँ थे? या उन्हें जरा भी आवाज नहीं हुआ कि उसके साथ या उसे इस निकेतन में कोई खतरे में है? उसके बाद सुनकर सब सन रह गए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आचार्य सिद्ध और कामदेव के सामने इस तरह से बात करने की। वही यह नया लड़का बिना डरे और बिना हिचक के अपनी बात इतनी आसानी से कह दिया। ये देखकर सब हैरान परेशान थे। तो वही सिद्धदेव और कामदेव भी थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि भले ही आरव की बात में तरीका सही नहीं था पर उसकी बात सही थी। वह बिना जांच के इन दोनों लड़के के ऊपर सवाल कर सीधा उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, हम सारी चीज देख पढ़कर फैसला लेंगे, पर उससे पहले तुम मुझे बताओ कि अपनी कक्षा को छोड़कर तुम उसे तरफ करने क्या गए थे? और जहां तक मुझे पता है तुम बहुत शैतान लड़के हो। तुम्हारा जब मन करता है तब तुम वह करते हो। इस विद्या निकेतन में कोई नियम कायदा कानून नहीं बचा जिसे तुमने तोड़ा ना हो। ये सुनकर सब आचार्य को आरव और उनके बीच लड़ाई और अनबन जो पिछले कुछ दिनों से हुआ था वह याद आ गया। जैसे याद करते ही सब आचार्य के मन में एक मीठा सा एहसास और खुशी आ गई, क्योंकि आरव की शरारत काफी अलग होती थी जिससे उनका सर दर्द होता था, पर उनकी शैतानी से सभी आचार्य को कभी भी बुरा नहीं लगा। नहीं तो बाकी छात्र उनसे डरकर उनके सारी बातें मानते थे, पर एक आरव ही था जो बिना डरे अपनी बात सबके सामने कह देता और फिर कुछ ऐसा करता था जो सबसे उम्मीद के बाहर ही होती थी। और कभी कभी तो उन्हें आरव की बात ही समझ नहीं आती। विद्या निकेतन के सबसे ऊंचे पहाड़ी में बना लकड़ी का इमारत खिड़की के पास खड़ा उत्तम देव विद्या निकेतन के सबसे बड़े आचार्य गुरु नीचे विद्या निकेतन की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम थे। तभी उसे पीछे से आवाज आया, दादाजी आपने मुझे बुलाया? एक 25-24 साल का नौजवान लड़का जो कल एक काला रंग का बड़ा सपोर्ट डाले हुए था, कोट पहना हुआ था, उसका बाल भी आरो की तरह लंबा और बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहे थे और उसकी आप अभी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। उत्तम देव ने बिना उसकी तरफ देख कहने लगा, बस तुम्हें देखने का मन किया इसलिए तुम्हें बुला लिया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दादाजी, आप बिना किसी शक के मुझे अपना काम सौंप सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरी करने के लिए। ये कहते हुए आराम ने एक कदम आगे बढ़ गया। उत्तम देव ने गहरी सांस ली और पीछे पलटकर अपने स्थान पर आराम से बैठ गया और उसे लड़के को भी सामने बैठने को कहा। रुद्र कोई सवाल किया चुपचाप उसके सामने बैठ गया और सामने देखने लगा। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना चाहता हूं कि तुम इस साल आए विद्यार्थी को शिक्षा दो और उनकी मदद करो। ये सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी हो गई, पर उसने अपने आप को संयम रखा, क्योंकि उसे पता था कि उसके दादाजी के हर किसी पर कोई महत्वपूर्ण वाक्य छुपा होता है। रुद्र तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तुम वहां पर सर्वश्रेष्ठ जादूगर की शिक्षा देने जाओगे और तुम्हें पता है कि तुम्हें किस तरह किस चीज से वहां पर मिलेंगे, तो अपने गुस्से को खुद पर हावी होने मत देना, खास करके आरव नाम के लड़के के सामने। ये सुनकर रोशन ने अपना सर उठाकर उत्तम देव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवाल थी। आज से पहले कभी उसने अपने दादाजी के मुझे ऐसे विशेष रूप से किसी भी शख्स का नाम भेजना। अक्सर उसके दादाजी हमेशा शांत और मौन रहते थे। आज जो भी बातें उसकी मुंह से निकलते थे वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, पर आज उसके दादाजी बहुत ही अलग व्यवहार कर रहे हैं जो उसकी समझ से परे हैं। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उत्तम देव ने गहरी सांस ली और कहा, वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगे, मेरे कहने का मतलब अभी के लिए तुम जा सकते हो। ये कहकर उत्तम देव वापस अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तो वही रुद्रदेव उत्तम देव का पोता और इस विद्या निकेतन का अगला वारिस, जिसकी शक्तियां उसके उम्र से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक है। जादुई दुनिया में रुद्रदेव का नाम एक अलग ही तरह से लोकप्रिय है। हर कोई उत्तम देव के पोते रुद्रदिन को उनके परिवार और विज्ञान निकेतन जादू नगर के लिए ही नहीं, रुद्र के बड़े बड़े कारनामों से जाने जाते हैं। महेश कम ही उम्र में उसने इतना कुछ किया था जिसका अंदेशा कोई भी लगा नहीं पाया। रुद्रा सच में सोचते हुए उसे कमरे से बाहर आ गया और एक बगीचे जैसे जगह पर खड़ा होकर नीचे पूरी जंगल के बीचों बीच बना विद्या निकेतन की तरफ देखने लगा, जो पहाड़ों के नीचे और जंगलों के बीच एक अलग ही तरह से नजर आ रहा था। किसी ने बहुत ही बारीकी से उसे स्थान का नाम जादू नगरी रखा है, क्योंकि वहां सब कुछ एक अलग ही तरह से जादू प्रभाव की तरह मनमोहन नजर आता है। उसने मन ही मन उसे नाम को दोहराया जिस नाम को उसने अपने दादाजी के मुंह से सुना, और उसे नाम को दोहराते ही उसे कुछ याद आया, जिसे याद करते हुए अच्छा जर ने कहा, मतलब जिस लड़के को मैंने रात को जंगल में देखा, दादाजी इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अपना चेहरा सकत करते हुए उसने कहने लगा, कहीं दादाजी मुझे उसे लड़की का नाम बताकर कुछ संकेत तो नहीं दे रहे थे? कहीं उसे लड़की में कुछ गलत तो नहीं है? क्या वह कोई जासूस है? सारी दुनिया का मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उसे लड़की में आखिर खास क्या है और उससे हमारी विद्या निकेतन और जादू नगर को खतरा तो नहीं। ये कहते वक्त रुद्र के चारों तरफ एक अलग ही शक्तिशाली रोशनी चमकने लगा और उसकी आंखें एकदम से लाल हो गया और उसके गले और माथे से हल्की नशे भी दिखाई देने लगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक रुद्रा की शख्सियत है। अपनी शक्तियों को काबू में रखो रुद्रा, तुम यहाँ जादू नगर में हो ना कि युद्ध क्षेत्र में। रुद्र अपने ख्यालों में खोया ही था, तभी उसे किसी की आवाज आए और इस आवाज को सुनते ही जो तुमने अपनी शक्तियों को सामान्य किया और एक सामान्य इंसान की तरह वापस विद्या निकेतन की तरफ देखने लगा।
एक ठंडी हवा का झोंका उसके शहर चेहरे और शरीर से होकर गुजर। उसके बाद रुद्र थोड़ा शांत हुआ और वही हरी घास में लेट गया और आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर कहने लगा। दादाजी सबसे शक्तिशाली और असामान्य शक्तियों के जादूगर हैं और उन्होंने मुझे उसे लड़के के सामने गुस्सा ना करने को कहा। इसका मतलब उसे लड़के से अगर विद्या निकेतन या जादू नगर को खतरा होता तो दादाजी मुझे ऐसा कभी नहीं कहते। तो आखिर उसे लड़के में है क्या? वही पारस साम्राज्य में। वैभव को 2 दिन हो चुके थे अपने कमरे में बिस्तर पर ऐसे वजन लेते हुए। अंत में उसने कोशिश की पर कोई भी इलाज उसे नहीं मिला। राजा और रानी दोनों ही उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान होने लगे। वैभव के कुछ खास आदमी पूरे महल के जगह को खंगाल रहे थे, खास करके पुस्तकालय, और जहां भी पुस्तक की रखी हुई थी वहां पर वैभव भले ही अपने कमरे से बाहर ना निकल पा रहा हूं पर उसने अपनी लोगों को महल के चारों तरफ फैल चुका था, जिससे उसे हर चीजों के बारे में खबर मिलते रहे। पर उसे वह किताब और इस महल का जादूराज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। पर उसे राजपुरोहित के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वैभव की दिमाग में बहुत ही ज्यादा शैतानी ख्याल आ रहे थे और राजपुरोहित के पीछे वैभव ने अपने खास जादूगर दोस्तों को लगा दिया। इसके बारे में राजपुरोहित बहुत आसानी से जानता था पर वह बस शांत रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस महल में जब तक वह है तब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा और जो लोग उसके पीछे और नजर लगाए हुए हैं वह तो उनके सामने एक साधारण से जानवर के बराबर है। ये सारी चीज राजपुरोहित जी अपने कक्ष पर बैठे ध्यान साधना मिली होकर विद्या निकेतन की उत्तम देव आचार्य को बता रहे थे। उन दोनों की शक्तियां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और प्रभावशाली है। उन्हीं की तरह कुछ गिने चुने लोग ही इस दुनिया में इस तरह की ज्यादातर तक पहुंचे थे, जिनका मूल्य कर्तव्य ही इस दुनिया की सुरक्षा और सभी लोगों को जादू की सही सीख देकर सही रास्ता दिखाना था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।